अब देखो, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक और ये है हमारा कपल्ड रिएक्शंस। ओके, तो देखो बच्चों, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनका डेल्टा जी स्टैंडर्ड पॉजिटिव होता है, और हम जानते हैं कि जिन रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी स्टैंडर्ड पॉजिटिव हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। अब ऐसी कोई रिएक्शन ली जाए जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मीन्स जिसका डेल्टा जी स्टैंडर्ड क्या है, पॉजिटिव, और इसको ऐसी रिएक्शन के साथ कंबाइंड कर दिया जाए जिसका डेल्टा जी स्टैंडर्ड लार्ज नेगेटिव हो, तो ये देखा गया कि बोथ रिएक्शंस आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड स्पॉन्टेनियसली। समझ गए बच्चों कि एक ऐसी रिएक्शन लें जिसका डेल्टा जी स्टैंडर्ड पॉजिटिव है, और एक ऐसी रिएक्शन लें जिसका डेल्टा जी स्टैंडर्ड लार्ज नेगेटिव है, और दोनों को कंबाइंड कर दें, तो ये देखा गया कि दोनों रिएक्शंस जो हैं वो एक साथ चलती हैं और स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं क्या, कपल्ड रिएक्शंस या कंबाइंड रिएक्शंस। और यही डेफिनेशन है कि देयर आर सम रिएक्शंस for which delta G standard is positive and hence as such they are non spontaneous। समझ गए ना कि जिनका डेल्टा जी स्टैंडर्ड पॉजिटिव है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, ये तो हम जानते हैं अच्छी तरह से, पहले भी पढ़ चुके हैं। हाउएवर, अब क्या किया जाए कि इफ सच अ रिएक्शन इज कपल्ड मींस कंबाइंड विद अनदर रिएक्शन फॉर व्हिच डेल्टा जी हैज लार्ज नेगेटिव वैल्यू। अब हम ऐसी रिएक्शन को जिसका डेल्टा जी स्टैंडर्ड पॉजिटिव था, हम उस रिएक्शन के साथ कंबाइंड कर रहे हैं जिसका डेल्टा जी स्टैंडर्ड लार्ज नेगेटिव है, तो ये देखा गया कि द ओवरऑल डेल्टा जी स्टैंडर्ड फॉर बोथ द रिएक्शंस, समझ गए ना कि जो दोनों रिएक्शंस थी उनका ओवरऑल डेल्टा जी स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और ये क्या हो जाती हैं, एक साथ चल जाती हैं, स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं। यही मैंने लिखा, रिएक्शन टुगेदर मे बी नेगेटिव एंड हेंस बोथ ऑफ देम कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड स्पॉन्टेनियस। समझ गए ना। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड। हम इस तरह से देखा सकते हैं कि ये ए से बी में कन्वर्जन है, इसके लिए डेल्टा जी स्टैंडर्ड पॉजिटिव था। ये एक सी से डी में कन्वर्जन चल रहा है, इसका डेल्टा जी स्टैंडर्ड नेगेटिव है। जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो ये दोनों रिएक्शंस चल गई, और ओवरऑल जो टोटल डेल्टा जी स्टैंडर्ड है वो कैसा हो गया, नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि बोथ रिएक्शंस, ठीक है, और spontaneous and simultaneously take place। ओके, तो ये है। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल ये लेते हैं, रिडक्शन ऑफ ओर। ये है ओर, आयरन का ओर। ओके, आयरन का ये जो ओर है, अगर हम इसमें देखें, मतलब पूरा एक रिडक्शन पूरा देखेंगे, तो हम देखेंगे ओर पहले डिकम्पोज होगा, फिर ये जो ऑक्सीजन निकलेगी ये रिड्यूसर, ये क्या है यहाँ पर, रिड्यूसर। ओके, रिड्यूसर से कंबाइंड होगी और ये एक गैस बन जाएगी, CO2। तो देखो, अगर आप ये फर्स्ट रिएक्शन में देखें, Fe2O3, इसका जो डिकम्पोजिशन है 4Fe+3O2, इसका डेल्टा जी स्टैंडर्ड पॉजिटिव होता है 1487.0 किलोजूल पर मोल। ओके, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यहां अगर हम आए कि 2CO + O2 2CO2, डेल्टा जी स्टैंडर्ड 2 जो है ये है -514.4 किलोजूल पर मोल, किसके लिए है, 2CO के, और ये यहां पर क्या है बच्चों, स्पॉन्टेनियस है। समझ गए ना। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका डेल्टा जी स्टैंडर्ड जो है नेगेटिव है। अब हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें, तो ये जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा क्यों किया बच्चों मैं, क्योंकि यहाँ पर 3CO2 रिमूव हो रहा है, वो 3O2 रिमूव हो रहा है, वो 3O2 यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब हम देखते हैं कि ये बन गई हमारी एक ओवरऑल रिएक्शन। ये क्या है, एक ओवरऑल रिएक्शन। तो जब आपने इस ऐड किया तो हम जानते हैं कि टोटल रिएक्शन का जो ओवरऑल चेंज है डेल्टा जी, वो इन दोनों रिएक्शन के डेल्टा जी स्टैंडर्ड के सम के बराबर होगा। तो जब आपने इसको ऐड किया तो डेल्टा जी टोटल जो है डेल्टा G1 + डेल्टा G2, ये आ गया
इस तरह से इसका सम आया -56.2 किलो जूल पर मोल। अब हम सीधा कह सकते हैं कि ये एक कंबाइंड रिएक्शन बन गई बच्चों, एक कपल्ड रिएक्शन, मींस कि रिडक्शन ऑफ Fe2O3 बाय CO पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ओवर और डेल्टा जी स्टैंडर्ड निगेटिव आ रहा है, तो ये एक क्या बन गई बच्चों, कंबाइंड रिएक्शन। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो ठीक है, आप देखोगे कि और के रिडक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करती हैं, तो हम उनमें भी देखेंगे हम वहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम ये देखें कि जो सुक्रोज है इसका जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में, है ना, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से होता है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब ऐड होते हैं, कंबाइंड होते हैं, सुक्रोज बनता है और H2 रिलीज होता है ना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाती है दोनों के बीच में। तो इसका जो डेल्टा जी स्टैंडर्ड है वो है पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये बॉडी में अपने आप नहीं चल सकता, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन इसके साथ जब एटीपी का डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस है, जब ये कंबाइंड हो जाता है तो एटीपी से क्या बनता है, एडीपी, और फॉस्फोरिक एसिड अलग हो जाता है। तो इसका जो डेल्टा जी स्टैंडर्ड है वो नेगेटिव होता है। तो ये अगर इन दोनों रिएक्शन को हम कंबाइंड करते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस एटीपी, तो सुक्रोज प्लस एडीपी प्लस फॉस्फोरिक एसिड का मोइटी मतलब मॉलिक्यूल, तो डेल्टा जी जो टोटल आएगा ना वो ऐड करने से नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है जब वो एटीपी के साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है, और ये एक रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस होती है। और इसी तरह से हमारी बॉडी में सुक्रोज का फॉर्मेशन चलता रहता है। तो ये भी एक क्या है बच्चों, कपल्ड रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक इक्वेशन और रह गई है, और वो है क्लासियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्ट में भी आते हैं। तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये किसी भी सब्सटेंस के वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, इनके रिलेशंस को जो है, इनका रिलेशन बताता है। ओके, अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो एक इक्वेशन होती है क्लेपेरॉन इक्वेशन, ये है डेल, ठीक है, डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू डेल H अपॉन T V2 माइनस V1। ये डेल H ये है एंथैल्पी चेंज इन, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस। ओके, यहां V2 जो है बच्चों ये है फाइनल वॉल्यूम, मतलब सिस्टम फाइनल स्टेट में गया तो उसका वॉल्यूम क्या है, V1 है इनिशियल वॉल्यूम, और T एक टेम्परेचर है जो केल्विन में लिया जाए। बाकी ये जो है ये बता रहा है टेम्परेचर के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन है। ओके, अब हम एक इक्विलिब्रियम लेते हैं, या हम एक प्रोसेस लेते हैं H2O लिक्विड टू H2O वेपर। ये कन्वर्जन, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ये कौन सा चल रहा है बच्चों, वेपोराइजेशन, ओके, प्रोसेस। यहाँ इसका वॉल्यूम Vl ले लें और इसका वॉल्यूम है Vg, मतलब वेपर फेज का वॉल्यूम Vg है और ये है लिक्विड फेज का Vl। अब हम जानते हैं कि Vg जो है वो Vl से बहुत ज्यादा होगा, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, मतलब Vg और Vl। तो हम यहाँ पर जो फाइनल वॉल्यूम है Vg और जो इनिशियल वॉल्यूम है Vl, इसमें हम क्या करेंगे, ओनली Vg लेंगे। तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट अप करें, ओके, यहां तक तो आप समझ गए होंगे, मैं इसको हटा देता हूं। यहां देखो, अब हम इस इक्वेशन को अगर लें तो डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू डेल्टा H, अगर ये हम V ले लें तो ये हो गया T, और यहां हो गया Vs माइनस V लिक्विड। ओके, कि ये वेपर फेज का वॉल्यूम हो गया और ये लिक्विड फेज का। अब ये है लिक्विड से वेपर में एक प्रोसेस चल रहा है, तो हम जानते हैं कि जब वेपर फेज में लिक्विड चेंज होगा तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है उसके लिक्विड के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे कि Vg माइनस Vl को केवल Vg लें, तो हमारे पास देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, कि dP अपॉन dt, ठीक है, डेल P अपॉन डेल T डेल्टा HV अपॉन T
और यहाँ हो गया क्या Vg। यहाँ तक बात समझ गए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लें। ओके, अब देखो क्या होगा कि इसमें हम Vg को, अब चूंकि वेपर फेज है तो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। जो वेपर होगी बच्चों, वेपर इज द गैस, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अब आइडियल गैस इक्वेशन में तो Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT अपॉन P फॉर 1 मोल। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर सपोज 1 है। अब हम इसमें देखें कि ये हो गया हमारे पास 2। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, तो हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे कि D मतलब डेल P ऑन डेल T डेल्टा HV अपॉन यहाँ है T, और Vg की जगह हम लेंगे RT अपॉन P। और आगे बढ़े, डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू डेल्टा HV इंटू P अपॉन RT स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ गए। अब मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो देखो बच्चों, अब हम इसको आगे क्या करें, हम इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो हम हम इसको पहले ऐसा ले लें कि dP अपॉन P, मैं यहाँ से यहाँ ले आया, और ये हो गया डेल्टा HV अपॉन R इंटू ये आपके पास आ गया dt अपॉन T स्क्वायर, या dP अपॉन P इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन R, यहाँ हम ले लें T माइनस और dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो dP अपॉन P इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन R, और ये हो जाएगा T माइनस 2 dt। यहाँ तक बात समझ गए हो गया। अब हम जानते हैं कि ये रिलेशन इसका तो क्या हो जाएगा बच्चों, log EP इक्वल टू ये हो गया आपके पास डेल्टा HV अपॉन R, और यहाँ पर आप देखो तो ये हो जाएगा T का -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ओके, और प्लस C। यहाँ तक बात समझ गए होगे। तो log EP इक्वल टू यहाँ हमारे पास बचेगा डेल्टा HV अपॉन R और T की -1 अपॉन -1 प्लस क्या आ गया C। तो log E P इक्वल टू माइनस डेल्टा HV अपॉन R, और हम इसे लिख सकते हैं T, तो E प्लस क्या हो गया C। तो ये हमारे पास अभी एक इक्वेशन आ गया, इसे ही क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं। ओके, अब हम इसे और आगे बढ़ा दें, C को हटाना चाह रहे हैं, ये log E बेस है बच्चों, है ना, और ये हो गया P। अब हम इससे क्या करें बच्चों कि इसका, तो यहां तक बात समझ गए हो गया। अब हम इसको एक लिमिट के बीच में जो है, या हम इसके दो टेम्परेचर कंडीशंस में इक्वेशन लिखें, तो ऐसे लिखें log E P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन R, और ये हो गया T1 प्लस C। log E P2 इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन RT2 प्लस क्या C। log P2 माइनस log P1, ये E बेस पे चल रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास देखो क्या बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा H, ये देखा आपने, अपॉन RT2 माइनस डेल्टा H V है यहाँ पर, ओके, और अपॉन में क्या हो गया RT2, तो ये है क्या RT1, ओके, और C से C आपका हट गया। तो log E P2 अपॉन P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा HV अपॉन R, या इस तरह से ले लें आप कि ये पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा HV अपॉन R पॉजिटिव लेंगे तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों T2, या log 10 बेस पर है P2 अपॉन P1, तो डेल्टा HV अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये है इस रिएक्शन का क्या, इसी ये क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर वेपोराइजेशन। यहाँ पर डेल्टा H भी कहलाएगा मोलर वेपोराइजेशन, ओके, एंथैल्पी। बाकी T1 और T2 टेम्परेचर्स हैं। यहाँ पर देखो P1 प्रेशर, वेपर प्रेशर बल्कि हम ये लिखेंगे P1 है वेपर प्रेशर एट T1, P2 वेपर प्रेशर एट T2, ओके। तो ये हमारा पास यही आ गया क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब हम इसको
ठीक है, यूज करके देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल ये है कि P1 है 450 mm, ओके, P2 है ये है, T1 है 85 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट करना है डेल्टा एच में। ओके, तो पहले हम दोनों टेम्परेचर्स को केल्विन में चेंज कर लें, जो ये वैल्यू आ जाएगी। आर हमें पता है 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स, या हम इसी को और सिंपल लें तो 25/3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, ये है हमारे पास क्लासियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन। तो वैल्यू पुट अप करेंगे लॉ P2, तो P2 आपके पास कितना है बच्चों 760, P1 450। ओके, डेल्टा एच भी आपको कैलकुलेट करना है 2.303 into 8.314। ओके, 1 अपॉन T1 कितना है 358 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 373, और ले लें लॉग, ये कैंसिल हो जाएगा तो 76/45 डेल्टा एच बी अपॉन 2303 into 8.314। और देखो बच्चों, ये कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो यहाँ आ जाएगा 15/358 into 373। तो आप इसको कैलकुलेट करें डेल्टा एच बी, आप देखें कि क्या वैल्यू आ रही है, तो ये आ रही है 25298 जूल, या हम 25.298 किलो जूल पर मोल। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं कि ये है H2O वेपर, सॉरी लिक्विड, ओके, और H2O ये है वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा एच बी इक्वल टू है, सपोज ये है 58.5 किलो जूल पर मोल। नो, ये होती वेपोराइजेशन एंथैल्पी 40.3 किलो जूल पर मोल। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट करना कि P2 क्या है, या इसका सर ये आ जाएगा आपका क्या P1। ओके, P2 आपको दे रखा है, ये है, अब P2 आप खुद ही देखना क्या होता है। ओके, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर वाटर का क्या होगा, उसके बेस पर आप सॉल्व करोगे। तो ये था। तो देखो बच्चों, आज मैंने थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट कर दी। इसके टोटल 33 वीडियोस हैं, 1 से लेकर, आप एक एक वीडियो को ऑर्डर में देखोगे ना, तो आपको पूरी यूनिट बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। मैंने अभी तक जितने फिजिकल केमिस्ट्री के जो यूनिट्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, उन सबको वीडियोस बनाए हैं, और हर एक वीडियो में ऑर्डर से लिया है यूनिट को। अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो एक एक वीडियो को अच्छी तरह देखें, आपको पूरी यूनिट क्लियर हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये मेरा दावा है। आप करके देखें और देखें उसको अच्छी तरह से, क्लियर हो जाएगा एक एक टॉपिक। अब हम जो अगला यूनिट लेंगे बच्चों, लास्ट मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में, और वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने पहले पढ़ा दिया था। तो अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।